नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग जरूर जरूर बता सकते हो। दोस्तों, कल का पेपर आप लोगों का कैसा रहेगा वो सारा डिपेंड करेगा आज की क्लास पर। दोस्तों, आप लोगों ने पता है कि 23 तारीख वाला जो पेपर हुआ था उसमें गणित एक ऐसा सब्जेक्ट था जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग था। और जिस बच्चे ने गणित को अच्छे से कर लिया वे मैं मानता हूं कि उसके 30 क्रॉस क्वेश्चन कर गए। मेरे बहुत बच्चों से बात हो रखी है पर उन्होंने एक ही बात बोली कि हमने गणित को छेड़ा भी नहीं और उनका 30 क्रॉस नहीं हो पाए। तो आप लोग ऐसा मत करना। गणित एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ऐसे ही इजी क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं वहां पे, पर आप लोगों के धैर्य की वहां पे परीक्षा है। क्योंकि गणित को बच्चे क्या करते हैं, जैसे 8 साल बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं कि यार मुझे गणित नहीं आ रही है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि बाद में करना, अगर आप लोग गणित को बाद में करोगे, हालांकि बाद में ही करते लोग, पर इतना ही बाद में मत करना कि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं बचे। गणित में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 को कम से कम ये मान लो कि 15 से 20 मिनट आप लोगों को करने में लगेगा ही लगेगा। कैलकुलेशन आती है वहां पर, गुणा जोड़ बाकी भाग ये सब चीजें आप लोगों को करनी है। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से जो अपनी 65 क्लासें वो बनाई थी अपने स्कूल व्याख्याता एग्जाम के लिए। ठीक है, और उसकी बुकलेट भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाई थी। उसी बुकलेट से लगभग 10 क्वेश्चन आप लोगों को उसमें मिल गए थे। 10 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को उसी जो कल एग्जाम हुआ था 23 तारीख को उसमें भी मिल गए थे। और अब जो एग्जाम है, अब कल एग्जाम है हमारे 26 तारीख को, तो मैं आशा करता हूं कि उसमें भी आप लोगों को 10 में से कम 8 क्वेश्चन तो हुबहू मिल जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो हमारे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन वाले रहेंगे वो भी सेम टू सेम उसी मेथड से मिल जाएंगे। इसी वजह से दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, बुकलेट से जैसे ही 10 क्वेश्चन आए वैसे ही मैंने जो लिखा अपने टेलीग्राम चैनल पर कि सर जो करंट के क्वेश्चन है वो नहीं आ पाए हैं, तो कुछ करंट्स के जो टीचर्स हैं उनको बहुत बुरा लग गया और मेरे पास धमकी भरे मैसेज भी आने लग गए कि आप लोगों ने हम हमारे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। दोस्तों, ये बात कहने लायक है क्या कि करंट्स नहीं आई तो नहीं आई, इसमें क्या बात है। बच्चे कितना विश्वास करके किसी टीचर्स पर विश्वास करते हैं कि समझ हमको अच्छा पढ़ाएंगे, जब करंट्स के जम को उनके 2-2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो क्या करें। आज करंट्स की वजह से बच्चे फेल हो चुके हैं। सिर्फ गणित ये सबसे सब्जेक्ट है जिसने लोगों को मतलब फेल होने से बचाया है। मेरे बहुत बच्चों से बात हो रही है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि गणित नहीं होती तो हमारा आज बेड़ा पार हो जाता, मतलब नहीं है डूब जाते। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखना। और ठीक है, शुरू करते क्लास। क्लास दोस्तों, क्लास में लगभग ये मान लो कि 40-45 क्वेश्चन है। और इसी क्लास को जैसे अभी बज रहे हैं हमारे 6:30 बज रही है अभी, है ना, शाम को 6:30 बज रही है। लगभग मैं शायद 1 घंटे या सवा घंटे 1-1.5 घंटे में इसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन में कराऊंगा, आप लोग देखना। परिकल्प बारंबारता बंटन से माध्यक। ठीक है, माध्यक ज्ञात करना दोस्तों। इसमें माध्यक दोस्तों, मैंने माध्यक आप लोगों को बता रखा है कि देखो, एक मिनट रुकना, कल वाली क्लास में एक बार चेक कर लेते हैं। कल वाली क्लास जो आप लोग मैंने बता रखी है ये कल वाली क्लास है। इसमें देखो कि देखना आप लोग यहाँ पे ये माध्यक आ गया। ठीक है, ये कल वाली क्लास है जिसको आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के सेट के एक माध्यक चॉइस है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी विषय में तो मध्य पद इसका माध्यक होगी, तो x + 2 क्या होगी इसकी चॉइस के बराबर होगी। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 का मतलब हो गया सम संख्या, तो इसकी माध्यिका जो मध्य पद हो गए 2 हो गए और दोनों का औसत क्या होगी माध्यिक होगी। तो मध्य पद कौन कौन से है, x - y और x + y, दोनों का औसत कितना होगा दोस्तों, x + y और x - y और x + y दोनों का औसत कितना हो गया, x - y + x + y बटे 2 बराबर 16। तो ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, माध्यिका निकल जाएगी। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 16। ठीक है, ये हो गया अपना वर्गीकृत बारंबारता बटन से माध्यक। क्या लिख रखा, संचयी बारंबारता बटन से तैयार सारणी तैयार करना है और n/2 का मान ज्ञात करना है। और ठीक है, n/2 से ठीक है संचयी बारंबारता वाला चर क्या होगी इसकी माध्यिक होगी। देखो एक बार इसके अंदर देखो अपने इसमें CF निकाल ली। यहाँ पर CF मैंने बता रखा था कि पहले वाली बारंबारता में बाद वाली बारंबारता को बाद वाली बारंबारता निकालने के लिए पहली बार बारंबारता में इसको जोड़ देते हैं। जैसे 8 के अंदर 8 आएगा, फिर अपन को सेकंड के निकालना है तो इसमें क्या करेंगे 8 में 10 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो n/2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 60, तो 60 से संचयी बारंबारता 65 का संगत चर का मान कितना 5, तो 5 अपनी माध्यिक हो जाएगी। इसी प्रकार से एक कक्षा के विद्यार्थियों को प्राप्त निम्न सारणी के अनुसार दिए गए तो माध्यिक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इतना मुझे पता है। आप लोगों को भी फटाफट करना है और मुझे भी फटाफट करवाना है कि 2 घंटे में क्लास को लेकर नहीं बैठ सकता और आप लोग भी 2 घंटे क्लास को लेकर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, देखो इसके अंदर देखो सबसे क्या दे रखा है, संचयी बारंबारता निकालनी। इसके अंदर संचयी बारंबारता 99, इसका आधा कितना हो गया 49.5। ठीक है, 49.5 से अधिक संचयी बारंबारता 52 के संगत चर का मान 30 इसकी माध्यिका। ठीक है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर 70 संचयी बारंबारता 70 का आधा 35 के संगत 35 से अधिक संचयी बारंबारता 42 संगत चर का मान 3 इसकी माध्यिका। ठीक है, तो ये कल वाला था। और आज वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि कल
मैं कल ही इस क्लास को पूरा कर देता, पर लाइट बार बार जा रही थी, इसी वजह से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। देखो, वर्गीकृत बारंबारता बटन से माध्य ज्ञात करना, संचय बारंबारता सारणी तैयार करना, n/2 से ठीक है संचय बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को ज्ञात करना। अब इस वर्ग अंतराल के लिए निम्न सूत्र की सहायता से माध्य ज्ञात करना। आपको बताया कि माध्य ज्ञात करना है तो अपन को ये सूत्र याद होना चाहिए, L + n/2 - c बटे f1 × h। क्या है? L का मतलब माध्य वर्ग की निम्न सीमा, n/2 n का मान कुल बारंबारता, c का मान माध्य वर्ग से पूर्व के संचय बारंबारता, h का मान माध्य वर्ग का अंतराल और f माध्य वर्ग की बारंबारता। ठीक है, इस प्रकार देखो इसके अंदर ये अपने वर्गीकृत, ठीक है, वर्गीकृत 6, 20, 44, 26, 3, 1। ठीक है, तो अपने इसका CF निकाल लिया दोस्तों। यहाँ पर 6, 26, 26 में 44 जोड़े 70, 70 में 26 जोड़े 96, 96 में 3 जोड़े 99, 99 में 1 जोड़े 100, तो 100 हो गए। n बराबर 100, 100 का आधा कितना 50, 50 के 50 से 50 से अधिक संचय बारंबारता। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है दोस्तों, ठीक, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, n/2 से 2 ज्ञात कर ठीक अधिक संचय बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो n/2 ज्ञात कर लिए 50, 50 से ठीक अधिक संचय बारंबारता वाला वर्ग कौन सा, 50 से अधिक पता दोस्तों 70, 70 आ रहा है, तो 70 के संगत वर्ग कौन सा दोस्तों अपना 40, 55। ठीक है, यही ना। ठीक है, तो 40, 55 दोस्तों, 40, 55, 40, 55 क्या हो गया, वर्ग हो गया अपना। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसमें बटन दब गया दूसरा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ग कौन सा अपने 40, 55 है ना, तो ये 44, ये 20 दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एल का मान तो हो गया अपने 40, और ये क्या लिख रखा है इसके अंदर, देखो एक बार, n/2 का मान कितना हो गया 50। ठीक है, ऊपर देखो सी, सी क्या है, माध्यक वर्ग से पूर्व के संचय बारंबारता, तो माध्यक वर्ग से पूर्व के संचय बारंबारता कितना 26। ठीक है, और F1 क्या ले रखा है इसमें, देखो माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी दोस्तों अपने पास 44। ठीक है, H माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। ठीक है, देखो इसमें एल का मान कितना हो गया अपने पास 50, सॉरी एल का मान अपने माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 40 प्लस n/2 का मान 50 माइनस माध्यक वर्ग से पूर्व के संचय बारंबारता कितनी 26। देखो 26 यहाँ पर ये रही, माध्यक वर्ग से पूर्व के संचय बारंबारता 26। ठीक है, और बटे f माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग कौन सा दोस्तों इसमें 40 से 55, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी दोस्तों 44। ठीक है, 44 है ना, और h कितना वर्ग अंतराल कितना देगा दोस्तों यहाँ पर 40 से 55 के बीच का अंतर कितना 15। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 40 प्लस 50 में से 26 गया तो 24 बटे 44 इंटू 15। ठीक है, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 6 बार, इसमें 11 बार जाएगा। ठीक है, तो 40 प्लस 15 से 90 बटे 11, तो 90 बटे 11 में 11 का मान होगा 11 88 बचे 2, जीरो लगाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 11 का भाग 20 में जाएगा एक बार, फिर बच्चा 9, 99, सॉरी 11 भाग इसमें 20 में गया 9 बार, सॉरी एक बार बचा 9, फिर जीरो लगाएंगे तो 11 88। ठीक है, तो 8.18, 40.8.18 कितना हो गया दोस्तों 48.18। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दे रखा अपने पास क्वेश्चन, दे रखा दोस्तों अपने पास माध्यिका ज्ञात करना है। इसका माध्यिका ज्ञात करनी तो अपने को सीएफ निकालना, L + n/2 - c/f गुना h। ठीक है, तो अपने इसको पहले सीएफ निकाल लो, 6, 26 और 70, 3 में 99, तो ठीक है, n/2 का मान कितना हो गया, n/2 बराबर 50। ठीक है, 100 का आधा 50। ठीक है, तो L का मान कितना है दोस्तों 50 से संचय बारंबारता 70। ठीक है, 70 का संगत मान कितना दोस्तों ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों L का मान हो गया 40 प्लस n/2 का मान 50 माइनस माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग के संचय बारंबारता कितनी दोस्तों 26 बटे हुए माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी दोस्तों 44, और वर्ग अंतराल कितना दोस्तों 10। ठीक है, तो करो इसको सोल्व, करो इसको सोल्व। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों 26वां क्वेश्चन है ना। 40 + 50 - 26 44 इंटू 10। चालीस प्लस 24 बटे में 44 इंटू 10, ये वाले है ना, ये है दोस्तों। एक बार देख लो, कंप्लीट चेक कर लो इसको। 40 प्लस 24 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 6 बार, और इसमें 11 इंटू 10, ये हो जाएगा 60 बटे में 11 प्लस 40, तो 60 में 11 का भाग देंगे तो कितना 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55 बचा कितना 5, 50.444। ठीक है, तो 45.4 आ रहा है क्या। ठीक है, ये आ गया 45.45। ठीक है,
कितना 40+5, 40+5.4 कितना हो गया दोस्तों 43.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कक्षा के छात्रों के प्रत्येक बराबर बटन में दिए गए थे, इनमें से मध्य ज्ञात कीजिए। मध्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों फटाफट देखो यहाँ पर 1 2 3 4 4 32 32 में जोड़ेंगे तो 4 और 7 74 74 20 94। तो ठीक है, सो आगे कंप्लीट। अब यहाँ पे दोस्तों n/2 का मान कितना हो गया दोस्तों, n/2 का मान हो गया अपना 50, 50 से संचय बराबर था ये वाला 74। ठीक है, ये वाला हो गया 74। ठीक है, तो अपने 20 और 30 वाला वर्ग आ गया। ठीक है, तो एल का मान कितना हो गया दोस्तों अपने पास, एल का मान हो गया 20, n/20 प्लस n/2, n/2 का मान 50, n/2 माइनस सी का मतलब माध्य वर्ग से पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता 32 बटे माध्य वर्ग की बारंबारता कितना 42 गुणा 10। ठीक है, यही है ना, 30 प्लस 50 में से 18 बटे 42 गुणा 10। ठीक है, तो 6 का भाग जाएगा तो इसमें कितना 3 बार और इसमें 6 7 42 7 बार। ठीक है, 30 बटे 7, 30 बटे 7 का मान कितना होता है, 30 बटे 7 का मान कितना होता है दोस्तों, 7 एकम 7 7 28 बचा 2 0 पॉइंट 7 एकम 7 7 दूनी 14 4.2। ठीक है, तो 20 प्लस 4.2 कितना हो गया 24.2। आगे देखते हैं, बहुलक किस श्रेणी का मूल्य वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वह बहुलक कहलाता है। इसके पास श्रेणी के पदों पर के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, जिस मूल्य समांग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह मूल्य समांग श्रेणी का बहुलक कहलाता है। दो बताओ इसकी सबसे अधिक बारंबारता किसकी दोस्तों, इसकी है, तो इसके संगत मूल्य कितना 2, ये बहुलक हो गया। इसका बहुलक कौन सा दोस्तों, सबसे अधिक बारंबारता किसकी दोस्तों 20 20 है ना, 20 का संगत, इसका संगत चर कौन सा 34, तो 34 की बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन में वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है तो हम बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग को ज्ञात करते हैं, बहुलक वर्ग के माध्यम से निम्न सूत्र का प्रयोग करके बहुलक निकालते हैं। क्या है दोस्तों, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है दोस्तों, बताओ L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के बाहर की बारंबारता, H बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों अपने पास सूत्र कौन सा, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, तो बताओ इसमें बहुलक सबसे अधिक बारंबारता किसकी चॉइस की, तो चॉइस क्या हो गया अपना बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया, तो इसमें 40 और 60 ये इसको छाट लो, बटे 24 बाहर निकालो डब्बे को, डब्बा बड़ा बन गया ज्यादा। ठीक है, तो 40 से 60 बटे 24 ये हो गया 15 और ये हो गया 8। ठीक है, इतना ही काम अपने पास, ये हो गया अपना 40 क्या हो गया L और F1 क्या है दोस्तों अपने पास, F1 F0 और ये F2 और दोनों का वर्ग अंतराल कितना हो गया H। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तो यही देखो तो 40 प्लस L का मान कितना दोस्तों, मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये है ना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता और H बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। ठीक है, तो H F1 कितना दोस्तों 24 15 F0 15 बटे 2 F1 24 माइनस F0 15 माइनस F2 8 गुणा H कितना दोस्तों अपने पास 40 में से 20 गया तो 40 में से सॉरी 60 में से 40 गया तो 20। ठीक है, 20 आ गया, आ गया। ठीक है, तो इसको अगले वाले में लिखेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 40 14 में 24 में 15 गया तो 4 5 9 बटे हुए 48 48 में से 15 और 8 23 23 गया तो 25 गुणा 5 ये बचेगा ना, 25 गुणा 5 ये बचेगा ना, क्या कुछ और बचेगा बताओ मुझे, 40 प्लस 9 बटे हुए 25 गुणा 5 25 गुणा सॉरी यहाँ 5 थोड़ी है, यहाँ पे 20 है ना, 20 है ना सॉरी। ठीक है, तो अपने को यही चीज ध्यान रखनी कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, इतना याद करना है। अब देखो यहाँ पर इस सूत्र के अंदर सब चीज सबसे इंपोर्टेंट अपने को ये वर्ग याद करना है, ये वर्ग याद क्या हो गया, तो यहाँ पर L का मान होगा 40 क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है और F1 कितना होगा 24। ठीक है, तो 24 रख दिया मैंने, F0 कितना होगा बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता F0 ये 15 तो 15 रख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों F2 होगा 8 तो 8 मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, 20 मैंने बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। ठीक है, तो यहाँ हो गया कितना 40 प्लस ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो 9 चौका 36 36 में 5 का भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा 36 में 5 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 7 बार 7.2 तो 47 सॉरी 47.2। ठीक है 47.2। ठीक है, इन बहुलक वर्ग का बहुलक बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।
बहुलक कितना दोस्तों, यहाँ पे 13 सर्वाधिक बार मारता, तो ये बहुलक बार कौन सा हो जाएगा, 20 से 30 बटे हुए 13 बटे हुए 9, तो ये 9 आ जाएगा इधर और इधर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये एल है, हो गया एल तो हो गया 20, और जो एच हो गया अपना, एच कितना हो गया 30 माइनस 20 बराबर 10, और ये हो गया अपना पास F1 और ये हो गया F0 और ये हो गया F2। ठीक है, तो एल प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ठीक है, तो एफ एल का मान कितना हो गया अपने पास 20 प्लस सॉरी 13, सॉरी F1 माइनस F0 ना, तो 13 माइनस 7 बटे हुए 2 F1 यानी 13 2 इंटू 13 माइनस 7 माइनस 9 गुना 10। ठीक है, तो 20 प्लस 13 में से 7 गया तो 6 बटे हुए 26, 26 में से 16 गया तो 10 गुना 10, तो 10 में 10 कैंसिल हो गया तो 26। अपना जो बोलक आया वो कितना है 26, माध्य माध्यिका और बोलक। ठीक है, माध्य माध्यिका बोलक, तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, 3 सिर्फ बोलक बराबर 3 इंटू माध्यिका प्लस 2 इंटू माध्य। ठीक है, ये सूत्र याद कर लेना। तो बताओ मैं ये बोल रहा कि माध्य 60 है और माध्यिका 48 है, तो बोलक याद कीजिए। तो बोलक याद करने के लिए क्या करेंगे अपन, बोलक बराबर 3 इंटू माध्यिका कितनी दोस्तों 48 इंटू माध्यिका कितना 2 इंटू 60। ठीक है, कितना हो दोस्तों 4 दूनी 8 144 माइनस 60 दूनी 120। ठीक है, कितना है 24। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। टाइम हो गया कितना 10 से 12 मिनट हो गए। दस 12 मिनट हो गए अभी। लगभग अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्षेत्र में थी। ठीक है, ये बहुलक वाला कल का जो टॉपिक था वो है ये, है ना। तो कल के जो लाइट चली गई थी उसी वजह से ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अब मैं आप लोगों को एक दो चीजें और करवा देता हूँ, देखना सुनो मेरी बात। ये सूत्र आगे देखो, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका प्लस 2 इंटू माध्य। ठीक है, ये आ गया। अब दोस्तों ये जैसे ये पूछ लिया कि बहुलक कितना दे दिया, बहुलक दे दिया अपने पास जैसे 40, है ना। माध्यिका दे दी, कितनी दे दी माध्यिका, तो माध्यिका अपने को पूछ रहा है, माध्यिका अपने को पूछ रहा है, माध्यिका अपने को पूछ रहा है, और माध्य दे दिए कितने अपने पास 10। ठीक है, माध्य दे दिए 10, तो माध्यिका याद करनी है अपने, कैसे याद करेंगे बताओ मुझे। तो 40 में से कितना गया इधर चले गए, तो 40 माइनस फिर प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया 60 बराबर 3 इंटू माध्यिका, ये 3 इधर चले जाएगा, कितना बचेगा 20, है ना। तो माध्यिका कितनी आ गई 20। तो आप लोगों को जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सूत्र याद होना चाहिए, बस जिसको सूत्र याद है ना वो क्वेश्चन कर लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब आप लोग देखोगे कि आप लोगों को अगर सूत्र याद नहीं गणित के अंदर तो क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं किसी कंडीशन में। ठीक है ना, सूत्र अब मैं स्टार्ट करूंगा क्षेत्र मिति। देखो ये क्षेत्र में से स्टार्ट होगी, तो इसमें क्षेत्र मिति में जितने भी सूत्र आप लोगों के पास घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, ठीक है, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, इन सबके आप लोग बस को सूत्र याद होना चाहिए, एक वर्ग और एक आयत, इन सबके आप लोगों को सूत्र याद होना बहुत ही जरूरी है। इनके क्वेश्चन आए थे भी 3 इस क्षेत्र में से, जिसको सूत्र याद था ना उसने क्वेश्चन कर दिया, और जिसको सूत्र याद नहीं था ना वो उसने क्वेश्चन नहीं कर पाया। ठीक है, अब पूरे करते हैं अपन। व्रत, सॉरी एक चीज और लिख दिया मैंने यहाँ पे, व्रत, ये भी व्रत का सूत्र भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, व्रत, व्रत की परिधि, व्रत के अनुदिश एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी को व्रत की परिधि कहते हैं। जैसे व्रत की परिधि ये रहा व्रत, तो इसके परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या होती है आर और व्यास होता है 2 आर। संकेंद्रीय व्रतों द्वारा परिमित क्षेत्र का क्षेत्रफल, 2 संकेंद्रीय व्रत दोस्तों, एक बाहर और एक अंदर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। अधव्रत, ठीक है, आधा व्रत, इस व्रत का आधा कितना हो गया दोस्तों ये वाला। ठीक है, ये आर और ये आधार, आधा पाई, जैसे अपने 2 पाई आर होता है ये पाई आर हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया कितना, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा कितना 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, व्रत की परिधि होती है 2 पाई आर, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी दोस्तों बताओ, दोस्तों इसकी परिधि हो जाएगी दोस्तों 2 पाई आर होती है व्रत की परिधि, तो ये तो हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा कितना हो गया पाई आर, और ये आर और ये आर कितना मिलेगा, कितना हो गया 2 आर। ठीक है, इसकी चाप की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ये चाप है तो इसकी लंबाई हो गई पाई आर। ठीक है, और व्यास हो गया दोस्तों टी आर, व्यास तो जैसे भी ये होगा 2 आर। ठीक है, आयत, ये आयत, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ए और बी बोल दीजिए। एच के परिमाप 2 कोष्टक
लंबाई प्लस चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई वर्ग। ठीक है दोस्तों, देखो मेरे पास भी टाइम नहीं है और आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। मैं तो क्या 2 घंटे क्लास ले लूं, उसको 3 घंटे बना दूं, 4 घंटे बना दूं, है ना। 10 क्वेश्चन को मैं 1 घंटे में भी करा सकता हूँ, 10 क्वेश्चन को 10 मिनट में भी करा सकता हूँ। ठीक है, तो बताओ मुझे 4 इंटू भुजा जो वर्ग आता है इसकी ये भुजा होगी, ये ए है इसकी भुजा है। ठीक है, ए क्या है इसकी भुजा है, तो इसका परिमाप क्या हो गया, चारों भुजाओं का योग, तो 4 इंटू भुजा और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। जब विकर्ण दे रहा होगा तो विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास, विकर्ण हो जाएगा कितना ए और ए, तो ये विकर्ण निकालना तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अपना विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर विकर्ण का होल स्क्वायर देन विकर्ण बराबर √2a। ठीक है, अब देखते हैं घन, बेलन, गोला और शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन जो अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या है दोस्तों, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई प्लस इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्या 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण दोस्तों ये रहा दोस्तों एल स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड दे रखे हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा दोस्तों, एक्स वाई जेड का रूट, क्या एक्स वाई जेड का रूट। ठीक है, और ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों एल बी एच, ये घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घनाभ के अंदर यह कमरे के अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है अपने पास, तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है दोस्तों, लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, ऊंचाई ये रही, तो 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई 30 इंटू 20 कितना हो गया दोस्तों बताओ मुझे, 2 कोष्ठक 30 इंटू 20 600 प्लस 20 इंटू 10 200 प्लस 10 इंटू 30 300 कितना हो दोस्तों, 6 2 8 3 11 आ गया, नहीं 2200। ठीक है, 2200 आ गया। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो 12 का 144, 9 का 81 प्लस 8 का 64 कितना होगा दोस्तों, 14 8 22, 22 से 28, 28 और 289, 289 कितना होगा दोस्तों, 17 का 289 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रही है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है ना 12 इंटू 9 इंटू 5, 12 पंजो 60 इंटू 9 9 चिंग 54 540। ठीक है, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, वही घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होगा दोस्तों, यही विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 100 प्लस 64 प्लस 36, है ना, ये ना विकर्ण क्या होगा दोस्तों, ये रहा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 200 का रूट, 200 का रूट के अपन क्या बोल देंगे 100 इंटू 2। ठीक है, तो 10 इंटू रूट 2। ठीक है, ये हो गया 10 इंटू रूट 2। अगर आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है दोस्तों, ये क्या दे रखा है एल प्लस बी प्लस एच बराबर दे रखा है 19। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, विकर्ण क्या होता है दोस्तों, ये रहा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11। तो इसका वर्ग कर दोनों का कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 121, ये होगा ना, ये होगा ना दोस्तों। अब मुझे बताओ अपने को क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हो गया, अपने को ज्ञात क्या करना है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये ज्ञात करना है अपने को। नंबर 5 चल रहा है ना। हम्म दोस्तों सबसे पहले इसका वर्ग याद करते हैं, एल स्क्वायर प्लस सॉरी एल बी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एल यहाँ पे कितना देर का, इधर देर का दोस्तों अपने पास एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19। ठीक है, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों बताओ मुझे, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर प्लस 2 LB प्लस बी एच सॉरी बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो ये तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 19 का कितना होता है, 19 का 361। ठीक है, 19 का 361 होता है, 19 का 361 होता है ना, बताओ मुझे। बराबर एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कितना दोस्तों 121। ठीक है, प्लस 2 कोष्टक इसको अपन बोलते थे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 121 इसमें से गया तो कितना बचेगा, एक में से एक 0 और 6 में से 2 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2 बटे हुए 2 कितना बचेगा, सॉरी 2 तो करना ही नहीं अपन को, जो तो अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 240 आ गया अपना इसका आंसर। ठीक है, 2 कोष्टक ये ना देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 कोष्टक लंबाई प्लस 2 कोष्टक
ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 2 cos लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा 5, देखो एल बी एच का अनुपात दे रखा, एल बी एच का अनुपात दे रखा 5:3:2। गति घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा कितना 5 5 8, तो इसको चारों कोरों का माप ज्ञात कीजिए, कोरों का माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो घनाभ का देखो इसको अपन 5x और 3x और 2x ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया 2 कोष्टक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 5 3 15 एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना होगा दोस्तों, इधर रखा ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास 558। ठीक है, तो कितना हो गया 15 8 6 21 10 31 एक्स स्क्वायर। 2 इसके नीचे चले जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 5 5 8 भाजक 2, कितना आएगा दोस्तों, इसको अपन भाग देंगे तो 1 7 9। तो एक बार 2 7 फिर 9। ठीक है, 2 7 9 आ गया। अब एक्स स्क्वायर बटे हुए 2 7 9 बटे हुए 31, कितना आएगा दोस्तों 3 3 9 27, तो 9 बार जा रहा है। देन एक्स बराबर कितना आएगा, तो वर्गमूल करेंगे तो एक्स बराबर 3। ठीक है, तो 3 को गुणा करेंगे 5 को, 5x 3x 2x। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 9 10 9 और 6, 15 9 6 आ रहा है किसी में, ये रहा। ठीक है, आयताकार शीट से खुला डिब्बा बनाना। ठीक है, ये रहा इसका आयताकार शीट का आयतन L-2x और सॉरी L-2x और B-2x और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, एक आयताकार शीट का आयाम यानी 40 सेमी लंबाई और 15 सेमी चौड़ी है। शीट के प्रत्येक भाग से 4 सेमी भुजा के वर्ग काटे गए हैं, तो बचे हुए भाग को मोड़ करके आयताकार बॉक्स बना जाता है। तो आयताकार बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये आयताकार बॉक्स ये 40 और ये 15 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये भी 40 और ये भी 15 आएगा। ठीक है, तो अभी तो क्या है, ये मेरे पास एक पेपर चाहिए था, एक मिनट रुकना ना। एक पेपर चाहिए था मुझे समझाने के लिए आपको। दोस्तों ये रहा है ना आयताकार शीट, ये रही आयताकार शीट, ये रही। तो इसको इसको यहाँ से मैं काट देता हूँ। 4 सेमी इधर का इधर वाला कट गया। ठीक है, 4 सेमी इधर से कट जाएगा। बोल रहा है ना कि इस शीट के प्रत्येक कोने से 4 सेमी भुजा के काटे जाते हैं ना, तो ये 4 सेमी भुजा के मैं चारों कोनों से काट रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो मतलब नहीं रहेगा, है ना। ये काट दिया मैंने 4 सेमी भुजा के, वो नीचे नीचे रख दिया मैंने, तो इनको काट के इसी क्वेश्चन में मुझे टाइम लग रहा समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये वर्ग काट दिया 4 सेमी भुजा के, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4। ठीक है, सबको काट दिया मैंने। तो ये पहले कितना था, ये नीचे वाला लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई कितनी थी दोस्तों, इसकी इसकी लंबाई थी पहले 40 और इसकी 15 थी। तो यहाँ से भी 4 कम हो गया, यहाँ से भी 4 कम हो गया, तो कितना बचेगा बताओ मुझे। दोनों से साइड से 4 4 कम हो गया कैचे से काटने पर, 4 4 कम हो गया इधर से। तो बताओ 4 4 कम होने पर कितना बचेगा, यहाँ पे 4 कम हो गया इधर से, तो कितना बचेगा 4 इधर से कम 4 इधर से कम, कितना हो गया 32। और इधर से 4 कम इधर से 4 कम, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, कितना बचेगा 7। ये बचेगा ना 7, आप 15 में से 8 के तो 7 बचेगा। और जो अपने ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी बढ़ेगी दोस्तों, ये बोल रहा है 4 सेमी। तो दोस्तों इसको क्या मोड़ना, अब क्या कर दिया, ये इसको क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ के ये क्या बना दिया दोस्तों, इसको मोड़ के ये डब्बा बना दिया है। तो ये घनाभ जैसे बन गया ना, ये दोस्तों घनाभ जैसे बन गया ना, घनाभ जैसे बन गया। तो इसकी जो चौड़ाई है, जो लंबाई और चौड़ाई तो आ गई, ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों 4 सेमी। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी 4 सेमी। ठीक है, ये घनाभ जैसे बन गया, यहाँ पर घनाभ जैसे बन गया ये। इसकी इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों अपने 32, चौड़ाई 7 और ऊंचाई कितनी है 4। समझ में आ गया, आयतन ज्ञात कर लो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कितना लंबाई कितनी 32, चौड़ाई इंटू कितनी है 7, ऊंचाई कितनी 4। ठीक है, 32 को 7 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, सॉरी 32 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 12, 128 गुणा 7। तो 7 और 56 हासिल का 5, 7 दूनी 14, 5 19 का 9 हासिल का 1, 7 और 1 8, 896 किसी में आ रहा है क्या, ठीक है।
सेम टू सेम ये क्वेश्चन 25-20 सेमी आयाम वाले एक आयताकार शीट के चारों कोनों से 2 सेमी भुजा वाली वर्ग काटा गया तो एक बॉक्स बनाया गया तो बॉक्स का आयतन याद कीजिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये है ये 25 और ये 20। ठीक है, 2 सेमी काटा तो 2 सेमी इधर, 2 सेमी इधर, 2 सेमी इधर, 2 सेमी इधर, तो कितना बचेगा दोस्तों बताओ मुझे। एक तो 25 नहीं है, यहाँ 25 है यहाँ पे, तो बताओ कितना बचेगा यहाँ पर, बताओ मुझे। 25 में से 4 गया तो 21, और इधर 20 में से 4 गया तो 16, और इधर कितना बचेगा दोस्तों, ये लंब चौड़ाई चौड़ाई 2 सेमी, तो 21 इंटू 2 इंटू 16, 21 दूनी 42 इंटू 16, 16 दूनी 32, असल का 3, 16 चौक 64, 65, 66, 67, 672। ठीक है, आयतन आ गया इसका। घन आप कर लिए, अब घन करते हैं। ये आप देख लेना आप। घन आपका सॉरी, घन का संपूर्ण घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ये चारों भुजाओं का क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन ए भुजा क्यूब। घन के विकर्ण का लंबाई √3a यानी √3 भुजा। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देगा 6 भुजा स्क्वायर बराबर 10 14। ठीक है, तो घन की भुजा ज्ञात करनी, तो a स्क्वायर बराबर 10 14 बटे हुए 6, 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 कम 6 बच्चे 4, 1 6 लगा 36, असल का 5 4 6 नाम 54। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा दोस्तों 13। ठीक है, वर्गमूल कर देंगे इसका। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं। घन का एक पृष्ठ का परिमाप, घन का एक पृष्ठ कौन सा, ये रहा, तो एक का परिमाप कितना दोस्तों, ए यानी 4 इंटू भुजा कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर 28, तो भुजा कितनी है दोस्तों यहाँ पर 28 में अगर 4 का भाग देंगे तो 7। ठीक है, तो घन का आयतन याद कीजिए, यानी भुजा क्यूब बराबर 7 का क्यूब बराबर 343। ठीक है, घन का आयतन 512 दे रखा है, यानी ए क्यूब बराबर 512। ए क्यूब बराबर कितना दे रखा दोस्तों 512, ए बराबर कितना हो जाएगा 8, बने भुजा वर्ग घनमूल करने के बाद, तो इनकी भुजा ज्ञात कीजिए तो 8 होगी। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 6 इन भुजा स्क्वायर बराबर 294, तो घन का आयतन ज्ञात करना है, यानी ए क्यूब ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर बराबर 294 बटे हुए 6, 6 एकम 6 6 2 6 6 24, और बचे 5 4 6 नाम 54। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया दोस्तों 7, तो 7 हो गया, तो ए क्यूब कितना हो गया दोस्तों, ए क्यूब का मतलब हो गया ए क्यूब बराबर 7 का क्यूब बराबर 343। ठीक है, तो दोनों के आयतन का अनुपात दे रखा दोस्तों ए क्यूब ए1 क्यूब अनुपात बी ए2 क्यूब है ना, ए2 क्यूब कर लो, बल्कि ए2 क्यूब कितना दे रखो 1 अनुपात 125। ठीक है, 1 अनुपात 125 है, तो इसका घनमूल करेंगे तो क्या आएगा 1 अनुपात 5। ठीक है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात याद कीजिए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों इसका, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, तो बताओ 6 इंटू भुजा स्क्वायर अनुपात 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल, इसका कर दो स्क्वायर कर दो 1 अनुपात 25, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अनुपात 25, इसका क्या हो जाएगा इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 13। ठीक है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो घन तो ये रहा फर्श कौन सा इसका फर्श होता है एक फर्श क्या होता है दोस्तों इसका एक वर्ग होता है इसका, घन का जो फर्श होगा एक वर्ग होगा, और घना आपका जो फर्श होगा वो क्या होगा आयत होगा, तो इसका जो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा अपना वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर बराबर 64, तो इसका जो अपना भुजा कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो भाई अपने घन है तो घन की क्या होगी √3 इंटू भुजा, यही तो इसकी सबसे लंबी छड़ की लंबाई होगी, तो √3 इंटू 8। ठीक है, √3 इंटू 8 ये रहा। एक घन के पिंड का विकर्ण की लंबाई, घन के पिंड का विकर्ण की लंबाई होता है √3 इंटू भुजा, ये होती है ना भाई √8 √3, तो √3 से √3 भुजा कितनी होगी दोस्तों अपने यहाँ पर 8, उसका घन का आयतन ज्ञात करना, तो यानी ए क्यूब भुजा बराबर 8 का क्यूब बराबर 512। ठीक है, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 5 30 और 3 मीटर है, दीवार बनाने के लिए इतने माप की ईंटों की आवश्यकता है, तो बताओ भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो भाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर को क्या बोलेंगे अपन 500 सेंटीमीटर, क्योंकि सबकी इकाई सेम करनी पड़ेगी, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3 मीटर तो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों 20 इंटू 10 इंटू 7.5 मीटर, यानी कि सीधा सा अर्थ है कि इसका मतलब हो गया कि ये तो हो गया दीवार का आयतन, और ये हो गया अपना ईंट का आयतन। देखो मैं फटाफट लिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसको देखना शस्त्र नजर से और एक बार कॉपी में इसको करना है। ठीक है, अगर मैं इसको देखो करवाने में इस क्वेश्चन को मैं 10 मिनट में भी करा सकता हूँ और इसको 1 मिनट में भी करा सकता हूँ। ठीक है, बताओ मुझे अब अपने क्या कर लिया, सबकी इकाई सेम कर ली, सेंटीमीटर सब में सेम, 500 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 30 सेंटीमीटर ऐसा कैसा ही है, और 3 मीटर को हमने 300 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो बताओ मुझे 5 सेंटीमीटर है ना ये। ठीक है, हाँ, 1 0 से 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ये वाला। ठीक है, और
इसको इसमें करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15, 15 का भाग इसमें 6 इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। तो कितना होगा दोस्तों ये 500 इंटू 2 इंटू 3 यानी 3000 फीटों की आवश्यकता होगी। एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6 3 2 दिया हुआ था। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों बताओ मुझे, LBH, ये होता है घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है LBH, ठीक, कितना दे रखा है दोस्तों 6 3 2। तो अपन इसको इससे मान सकते हैं 6x 3x 2x। दोस्तों रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास के हिसाब से देखना इसको, क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है, तो आप लोग मुझे हिसाब से 1 घंटे में आप लोग इसको कर लोगे। मैं देखता हूँ मुझे कितना टाइम हो गया, मेरे को आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे में मैंने लगभग 30 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अब बोला कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो गुणा करो भाई इनको सबको, 6 एक 6 दोबारा 6 18 का 18 एक्स स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर, कितना 18, ठीक है ना। 6 दूनी 6 कम 6 दोबारा 6 18 18 और 6 और फिर इधर 12, ठीक है, बराबर 1800, ठीक है। तो 18 और 6 24 12 36 यानी 36 एक्स स्क्वायर हो गया इधर, बराबर 1800 में अगर 2 का भाग लगेंगे कितना आएगा 900, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 900 बटे 36 कितना आएगा दोस्तों 36 दूनी 72 यानी 25 बार जा रहा है। तो एक्स बराबर कितना हो गया 5, एक्स बराबर कितना हो गया 5। तो 5 को गुणा करो इसको, 6 को 5 गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, भुजा की लंबाई कितनी आएगी 6 पंजो 30 और 5 दूनी 15 और 5 दूनी 10, भुजा की लंबाई आ गई। तो गुणा करो इसको भाई, अपन को पता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान अगर अपने पास दे रखा है तो उसका आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 30 इंटू 15 इंटू 10, तो 300 300 1500 गुणा करेंगे तो 4500, ठीक है। बेलन अपने घन कर लिया, नाप कर लिया, बेलन कर, बेलन बारी है, शंकु गोला बाकी है भी ना। तो बेलन आ गया, तो बेलन देखो ये रहा, ये बेलन की त्रिज्या और ये ऊंचाई। बेलन का बोल रहा है, बेलन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट कौन सा ये वाला, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, ठीक है, वृत्त हो गया। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, और आयतन हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 15 सेमी ऊंचाई वाले, 15 सेमी, देखो इसको पहले सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, ऐसे ऐसे जो चीज आ जाएगी उसमें सबसे पहले चित्र बनाना है। 15 सेमी ऊंचाई वाले ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच कितना है दोस्तों 660 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करना है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अपने पास आर भी चाहिए और एच भी चाहिए, अपने पास एच तो है पर आर नहीं है, आर इससे किससे निकालेंगे अपन, इससे निकालेंगे। तो 2 पाई आर एच बराबर 660 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो पाई का मान दे रखा 22/7, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान अपन को निकालना है, एच का मान दे रखा 15 बराबर 660, ठीक है। तो अपने पास आर बराबर 660 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 15, ठीक है। 15 चौक 60, 15 चौक 60, तो कितना है बताओ 44 में, इसका भाग देंगे तो 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, तो आर बराबर हो गया 7, ठीक है। तो अपने पास देखो दोस्तों पाई आर स्क्वायर निकाला तो 22/7 इंटू आर का मान कितना दोस्तों अपने पास 7 इंटू 7 इंटू एच का मान कितना 15, तो 7 7 7 कैंसिल, 22 5 110, 22 5 122 132 22 154 154 इंटू 15, 15 चौक 60 हासिल का 6, 15 5 75 81 हासिल का 8, 15 8 23 2310 13, ठीक है। 14 सेमी आधार के व्यास 14 सेमी, देखो ये रहा 14 सेमी कितना दे रखा दोस्तों, 14 सेमी का आधार ये होगा बेलन अपना, बेलन का आधार कितना दे रखा 14 सेमी दे रखा ना, यानी 2 आर, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा दोस्तों 7 सेमी और एस दे रखा कितना 10 सेमी। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों 2 पाई आर आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो एच बटे हुए एच प्लस आर, एच का मान कितना दोस्तों अपने पास 10 और 10 प्लस 7, ठीक है, कितना हो गया 10 बटे हुए 17, ठीक है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार दोस्तों ये बेलन हो गया अपना, आधार कितना वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों अपने पास पाई आर स्क्वायर कितना दोस्तों 154, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे तो 154 हो जाएगा इसका। और ऊंचाई कितनी देर के दोस्तों 21, तो आयतन ज्ञात करना, आयतन मत हो गया पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों सीधा ही पता है अपन को, सीधे पता लग गया दोस्तों कि यहाँ पर इसको निकालने जितनी पड़ेगी यहाँ पर देखो
तो निकालने जितनी पड़ेगी। पर आप लोगों को एक चीज पता रहना जरूरी है कि आधार क्या होता है। बेलन का आधार होता है एक वृत्त, बेलन का आधार क्या होता है एक वृत्त, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है दोस्तों अपने पास यहाँ पर 154, और एच का मान है दोस्तों 21, तो 21 गुणा कर दो, 21 का 21, 21 63, 2184 का 8, 105, 105 और 8 13, अच्छा 11, 21 और 11 32, 234, ठीक है। 21, बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 968 है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या का मतलब ये तो सीधे सिंपल सी बात है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये रहा बेलन, ये रहा। तो कितना दोस्तों 968 है ना, यहाँ पे 968 है, ऊंचाई कितनी देर की अपने पास 11, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 11 बराबर 968, ठीक है। तो आर का मान ज्ञात करना अपन को, आर बराबर 968 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22 इंटू 11, तो 11 का भाग इसमें जा रहा है, 11 88, हाँ जा रहा है 11 88, ठीक है, 22 चौक 88, 4 दूनी 8, ठीक है। आर बराबर कितना आ गया 14, ठीक है। आर याद करना ना अपन को, हाँ। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, बोलेंगे त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, देखो ये रहा बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना देगा दोस्तों 1:3। तो बेलन का आयतन दोस्तों कितना देगा दोस्तों, बेलन का आयतन देगा पाई आर स्क्वायर एच, कितना देगा 32 34, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन को दोस्तों ये बात करो, यहाँ देखो एक बार आप अपन को किसका मान ज्ञात करना है, देखो पाई का मान देकर यहाँ पर 22/7, पाई पाई का मान 22/7, और यहाँ से देखो अपन को क्या याद करना है 3r बराबर एच, 3r बराबर एच है ना। लेकिन त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, बेलन का आयतन ये देगा 3 या 234, ठीक है, 22/7, और आर का मान आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, और आर एच की जगह मैंने क्या रख दिया 3r, ठीक है। तो 3 2 3 4, 3 2 3 4, अगर मैं आर की जगह क्या रखूं h/3, तो सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों 22/7 है, तो इसमें आर आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आर क्यूब बराबर 3 2 3 4 गुणा 7 बटे में 22 × 3, ठीक है ना, 22 × 3, कॉल करो उसको, 22 का भाग इसमें जा रहा है, 22 एकम 22 10 3, 11 का दे लो पहले यार, 11 एकम 11 11 22 10 3, 10 3 103, हाँ जा रहा 11 का भाग इसमें दो कितने बार जा रहा है 11 दूनी 22, और 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 एकम 11 11 दूनी 22 बचे 10 3, 11 11 9 99, फिर 11 चौक 44, ठीक है। तो फिर इसमें दो का भाग देंगे तो इसमें कितने 1 4 294 में 1 4 7, इसमें कितनी बार देंगे ये 3 चौक 12 3 27, ठीक है। तो आर का मान कितना होगा, आर क्यूब बराबर 50 × 7, देन आर बराबर कितना हो गया दोस्तों 7, ठीक है। आर बराबर कितना हो गया 7, जब 3 आर बराबर एच है, तो आर बराबर कितना 7 आ गया अपने पास, तो एच बराबर कितना आ गया दोस्तों 21, तो अपन को निकालना क्या है अपने पास यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, तो 2 इंटू 22/7 गुणा 7, इसका मान कितना 21 + 7, ठीक है, 7 7 कैंसिल, 2 22 7 चौक 28, ठीक है, 22 कम 22 44 तो 28 गुणा करो इसको, 8 चौक 32 हल्का 3, 4 दूनी 8 3 11 2 1 1, ठीक है, 2 3 2 1, 1232 आ रहा है क्या तेरा, ठीक है। एक कमरे बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, ये बेलन है, सिरे का क्षेत्रफल ये कितना 154 है, यानी पाई आर स्क्वायर 154 है, ठीक है, 154 है पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, फिर आर का मान कितना निकालेंगे अपन 154 गुणा 7/22, 22 पंच 132 132 97 154, तो 7 अपना आर का मान आ गया, आर स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, ये है आर स्क्वायर, आर का मान कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। ऊंचाई 21 दे रखी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 7 एच का मान 21, 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 इंटू 21, इससे कम 21 तो 63 184 असल का 8 184 और 8 92 924,
पसीने पसीने होने लग गया। लंबवर्ती बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो मेरे दोनों बेलनों के वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल यानी 2πRh बटे 2πRh, ठीक है। तो यहाँ पर R1 H1 कर लो और यहाँ पर R2 H2 कर लो, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या, त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1/R2 बराबर 2:3, ऊंचाइयों का अनुपात H1 बटे H2 बराबर 5:4। आपको समझ में तो आ रहा है ना? मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों के पास 2 घंटे इतना टाइम नहीं है। आप लोग ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास के रूप में देखना है इसको, और आप लोगों के पास पेंसिल कॉपी है ना, देखो आप लोगों ने रिवीजन तो कर रखा होगा, कर रखा है कि नहीं कर रखा है? ये सिर्फ रिवीजन क्लास इसलिए कि आप लोगों के पास, आप लोग सरसरी नजर से इसको आपस से देख लोगे, ठीक है। देखो ठीक है, अपने को 2πR1H1 और 2πR2H2 निकालना, तो 2R से 2R कैंसिल, तो R1H1 बटे R2H2। R1 R2 का मान कितना दोस्तों, 2/3, और H1H2 का मान 5/4, ठीक है। तो 2 का मान इसमें देंगे तो 2 बार, और 5/6 क्या आ गया, ठीक है। शंकु, शंकु, शंकु की हाइट देखो, शंकु ये रहा, ये उसकी ऊंचाई, फटाफट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आ रहा है और ये एक ऊंचाई, ये तो होगी ऊंचाई, और ये त्रिज्या, और ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई बोल रहा है कि ये √r² + h² है, ठीक है। तो शंकु का वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल πRL, जो हमारे एग्जाम में आया था 23 तारीख वाले एग्जाम में। कुल प्रस्थि क्षेत्रफल है दोस्तों πr कोष्ठक L + r, और इसका जो आयतन है वो 1/3πr², जो बेलन के आयतन का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं एक लंबवर्ती शंकु के आधार की परिधि, आधार क्या दोस्तों, शंकु का आधार वही अपने वृत्त, तो क्या है दोस्तों, परिधि 2πr कितना 44, ठीक है। तो 2 × 22/7 × r बराबर 44, 44 कैंसिल, r बराबर 7, ठीक है। इसको ऊंचाई दे रखी कितनी दोस्तों, h दे रखा है दोस्तों 24। शंकु का वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये हो गया अपना h कितना 24, r कितना दोस्तों 7, तो l अपने वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, ये निकालना πRL, तो l का मान होता है अपने पास √r² + h², ठीक है। √r² + h² निकालना, तो यहाँ पर दोस्तों l का मान होगा दोस्तों √r² + h², यानी रूट के अंदर 24 का दोस्तों 576, और 7 का 749, ठीक है। कितना हो दोस्तों, 57 4 61 और 15 62, यानी 625, 625 किसका दोस्तों 25, यानी एल अपना जो तिर्यक ऊंचाई वो कितनी होगी 25 होगी। तो अपने πr निकालना है, r का मान 7 है, एल का मान 25 है, 22/7 निकालो इसको, यहीं पे कर देते हो इसको फटाफट, 22/7, r का मान कितना दोस्तों, r का मान 7 और एल का मान 25, 7 7 कैंसिल, 25 को 22 से 22 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 550, हाँ 550 से आ रहा है ना, 25 से 25 25 50, 5 25 25 25 50 55, ठीक है। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 8 मीटर है, उसकी ऊंचाई 21 मीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो आधार की त्रिज्या 8, यानी r बराबर 8, और अपने पास h दे रखा है कितना 21, अपने पास शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr²h, ठीक है। कर लोगे क्या, करके वो देखो 1/3 22/7, r का मान कितना दोस्तों 8 × 8 × h कितना दोस्तों 21, कितना दोस्तों 21 है, तो करो 7 21, 3 से 3 कैंसिल, 8 मिनट 64 × 22, 22 चौक 88, हासिल का 8, 110 बच गई 132, 132 और 8 140, ठीक है 1408। शंकु के तंबू का आयतन 1232 सेमी है। शंकु के शंकुआकार तंबू का आयतन दोस्तों कितना टाइम हो गया, लगभग दोस्तों 45 मिनट हो चुके हैं। एक शंकुआकार तंबू का आयतन, आयतन दोस्तों शंकु ये रहा, आयतन 1/3πr² h कितना दे रखा 1232, आधार का क्षेत्रफल 154 है, यानी πr²। तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, यानी कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों 2 मीटर है। यानी दोस्तों सीधी सी बात है कि इसकी जो वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है अपने को, वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसके किसके बराबर दोस्तों ये उसके दोस्तों ये जो ऐसा क्वेश्चन है वो किससे बना है, एक दोस्तों यार मेरे पास पेपर था, पेपर नीचे गिर गया, दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ इस प्रकार से ये पेपर हो गया, यानी एक तंबू की कैनवास की लंबाई होगी, ये बोल रहा है कि इसकी लंबाई ये रही चौड़ाई ये रही,
और इससे क्या बना दिया अपन ने, एक शंकु बना दिया। अब शंकु इससे बन तो नहीं रहा है, लेकिन इससे अपन ने क्या कर दिया, शंकु बना दिया। देखो इससे शंकु बना दिया है ना, ऐसे शंकु बना दिया, ये बन गया शंकु। ठीक है, ऐसा इसने क्या कर दिया दोस्तों, शंकु बना दिया। और ये बोल रहा है कि शंकु के कैनवास की लंबाई क्या होगी, यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, तो अपन को क्या करना है, इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पेन कहाँ गया मेरा, ये दोस्तों इसका अपन को पाई आर स्क्वायर, देखो दोस्तों इसमें अपन को शंकु का आयतन दे रखा है, उसका आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना है, ये रहा 154 है, यानी पाई आर स्क्वायर। अपन को आर का मान का पता लग जाएगा क्या, हाँ आर का मान पता लग जाएगा इससे। आर कितना दोस्तों अपने पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, 22 का 22×110, 22 132, 97, 154 7 बार। और तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों, 7×7, देन आर बराबर 7। ठीक है, और अपने पास एच का मान इससे निकालेंगे अपन, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 154 का पाई आर स्क्वायर का मान 154 दे रखा है ना, 7, तो 7 इंटू एच बराबर 1332। ठीक है, 1232। तो दोस्तों यहाँ पे देखना 1/3 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो और 154 एच बराबर 1232, 1232 बटे हुए गुणा 3 बटे हुए 154। ठीक है, 22×5 110, 22×132, 57 22×110, 22 32, 7 8 56, एच बराबर 24, एच बराबर 24 आ गया। ठीक है, जब एच बराबर 24 आ गया तो अपने पास एल का मान कितना है दोस्तों, एल अपन को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है इसका, यानी पाई आर एल किसके बराबर होगा दोस्तों, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी पाई आर एल दोस्तों ये देखो ये रहा, और इसे शंकु बनाना है अपन को यहाँ पर। ठीक है, एच बराबर 24 और आर बराबर कितना 7 है, तो एल का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 25। कैसे होगा एल का मान 25, देखो यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पर भी देखो ये रहा आर का मान, एच का मान 24 और आर का मान 7, इससे 25 आ गया। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या आ गया दोस्तों, 25 आ गया। ठीक है, आर का मान 25, फिर एल का मान 25, तो पाई आर एल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अपने पास पाई बटे हुए 7, आर का मान कितना दोस्तों अपने पास 7, और एल का मान कितना 25 बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई अपने पास लंबाई निकालनी है, चौड़ाई 2 मीटर, लंबाई 2 चौड़ाई 2। ठीक है, 7 7 कैंसिल, 2 का मान इससे काटेंगे तो 11 बार, 11 इंटू 25 बराबर लंबाई दोस्तों 275। ठीक है, 275 आ गया। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आ गया ये वाला ही। 14 मीटर आधार के व्यास, 14 मीटर आधार के व्यास वाले 9 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाले किसी शंक्वाकार टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि अपव्यय को नगण्य माना जाए। तो दोस्तों ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पर आयल का मान यानी तिर्यक ऊंचाई पहले से दे रखी है, आधार का व्यास 14 मीटर है, 2r बराबर 14 है, तो r का मान कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया। तो पाई आर एल निकाल लो, और ये किसको हो गई, लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि 2 मीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, कितनी मीटर लंबाई वाले कपड़े की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अपने पाई आर एल निकालो, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान 9 बराबर 2 इंटू लंबाई। ठीक है, तो 7 7 कैंसिल, 2 से कटेंगे तो 11, 11 99 बराबर लंबाई, तो 99 मीटर कपड़े की लंबाई की आवश्यकता होगी। शंकु का वक्र पृष्ठ 2035 वर्ग सेमी है, वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ और आधार का व्यास 35 सेमी हो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो पहले तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल का मतलब हो गया दोस्तों ये वाला है ना, तो 2035 पाई आर एल हो गया। और अपन को एल का मान ज्ञात करना है, तो एल का मान इससे ज्ञात कर लेंगे, और व्यास अगर 35 है, यदि व्यास 2r 35 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 35/2। ठीक है, तो 22/7 और 35/2, और अपन को एल का मान ज्ञात करना है तो 2035। ठीक है, तो एल बराबर 2035 गुणा 7 गुणा 2/22 इंटू 35। ठीक है, 7 5 35, 5 का इसमें कितना बचेगा, 5 चौक 20, 0 5 7 35। ठीक है, तो बाकी इसमें 11 बार जा रहा है, 11 को इसमें काटेंगे तो 11 33 या 77 37, तो 37 इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात और इसके आयतन का अनुपात दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आयतन का अनुपात दोस्तों क्या हो गया, शंकु आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h1 होता है ना,
और बटे हुए 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, ये दे रखा है ना 8:2 9 दे रखा है। और ये क्या दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 बटे हुए R2 दे रखा है दोस्तों 5:6। तो अपन को ऊंचाई का अनुपात याद करना है, याद कर लेंगे। तो ये देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, और R1 बटे हुए R2 के इसका स्क्वायर करो पहले, तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर करो भाई, 25/36। तो मान यहाँ पर रख दो 25/36 गुणा H1 बटे हुए H2 बराबर 8/9। ठीक है, तो इसको इधर 9 चौका 36। ठीक है, तो H1 बटे हुए H2 बराबर 4 को वज्र गुणन कर दो, 8 चौक 32 बटे हुए 25, 32/25 आ रहा है कहीं पे, क्या गया। एक लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेमी है। लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेमी, आधार की त्रिज्या कितनी दोस्तों 8 सेमी, यानी आर बराबर शंकु है ना, तो अपने सॉरी बोला कर लिया, यानी आर बराबर 8 सेमी है, और इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों 15 है। तो वक्रकुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 2 पाई आर कोष्टक H प्लस आर। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 15 प्लस 8। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के। मैं फटाफट इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों कि मुझे पता आप लोगों के पास टाइम नहीं है। 2 इंटू 22/7 गुणा 8 गुणा 15 प्लस 8, तो सॉरी तो इसमें पाई आ रहा है ना पहले, तो 22/7 मतलब पाई हो गया, 22/7 मतलब पाई पहले से, तो 2 पाई इंटू 8 यानी 15 8 23। ठीक है, यही है ना। एक मिनट को मैंने एक सेमी शंकु का कुल प्रक्षेत्र, शंकु शंकु का सॉरी सॉरी मैंने यहाँ बेलन कर दिया। पाई आर कोष्टक एच, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, ये इसका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक मिनट सॉरी सॉरी मेरा तो जल्दीबाजी में हो गया ये। कितने क्वेश्चन फटाफट करवा दीजिए, पता नहीं चल रहा है ना। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ठीक है, यानी अपन को एल याद करना, 15 ये रहा 8 ये रहा, तो एल का मतलब हो गया 15 का 225 8 मिनट 64, यानी 22 28 28 29 229 289, 15 का 225 16 256 17 का 289 17 है ना, 17 हो गई। ठीक है, एल का मान कितना हो गया 17 पाई आर, यानी पाई का पाई आर का मान कितना दोस्तों अपने पास 8, एल एल प्लस आर, एल कितना 17 आर कितना 8। ठीक है, पाई इंटू 8 एल प्लस आर यानी 25 यानी 200 पाई। आप लोगों को सूत्र हमेशा याद रखना है। एक मिनट रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ। आज इतना बोलिए कि कितना पसीना हो गया दोस्तों। कल गणित का जो पेपर आएगा, मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर 3 क्वेश्चन हमारे पिछले वाले पेपर में आए थे अपने क्षेत्र में से, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना सा करना था कि सूत्र जिसको याद है वो आसानी से उसको क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मैंने कभी भी 32 क्वेश्चन नहीं करवाए थे गणित के कभी एक साथ। हाँ, सरफेस एरिया दोस्तों इसका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस त्रिज्या तो वही, त्रिज्या आर और व्यास 2r। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। अर्धगोला, जब अर्धगोला है तो भाई इसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का। ठीक है, साथ में त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 4 पाई आर स्क्वायर करो भाई। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 कैंसिल, 7 चौक 28 इंटू 22 करो भाई, 28 इंटू 22 कर लोगे क्या आप लोग, करो भाई 28 इंटू 22 प्लस 86 का 4 दूनी 8 5 28 दूनी 56 28 दूनी 56 एक 11 का 616। ठीक है, 10 सेमी त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे गोले के ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, इधर भी 4/3 पाई आर क्यूब, इधर R1 कर दो, इधर R2 कर दो, इधर कुछ भी कर दो R1 और R2। अपन को इधर बोल रहा है कि ये कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो एन मान लो भाई, एन गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इधर 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और इधर कितना दोस्तों यहाँ पर 10 दे रखा, 10 सेमी 10 इंटू 10 इंटू 10, इधर दे रखा कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एन भाई 5 5, इधर काट दो सबको, कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर एन 125। ठीक है,
कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? ये 33वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन दोस्तों, एक समान आकार वाले 12 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर 7 सेमी व्यास और 28 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती बेलन बनाया जाता है, तो अर्धगोले की त्रिज्या का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या नहीं, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का आयतन क्या होता है दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। और बेलन बोला ना, बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों अपने पास? पाई आर स्क्वायर एच। बात खत्म, कैंसिल। प्रश्न जिसको यहाँ तक आ गया ना वो प्रश्न कर लेगा। बोला समान आकार वाले 12 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर, तो भाई दोस्तों ये तो एक अर्धगोले का आयतन है, इसको कितने से गुणा करना है? 12 से। खत्म। कुछ क्या रहा है भाई? असमान आकार वाले 12 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर, भाई इसको पिघला दो, पिघलाकर 7 सेमी व्यास, 7 सेमी व्यास और 28 सेमी ऊंचाई वाले, 7 सेमी व्यास और 28 सेमी ऊंचाई वाले अर्धगोल लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। दोस्तों बेलन देखो, बेलन क्या है दोस्तों? बेलन का पाई आर स्क्वायर कितना दोस्तों? अपने बोल रहा है 7 सेमी व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7/2, 7/2 इंटू 7/2, ऊंचाई कितनी दोस्तों? 28। ठीक है, और पाई से पाई कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो। इधर बोल रहा 12 इंटू 2/3 इंटू आर क्यूब, अपने को आर याद करना है। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 12 इंटू 2/3 इंटू आर क्यूब बटा बराबर 7/2 इंटू 7/2 इंटू 28। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है दोस्तों, अब अपने को आर का मान याद करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब अपने को आर क्यूब इधर करो तो इधर अपने पास 7/2 इंटू 7/2 इंटू 28 इंटू 3/12 इंटू 2, तो अपने पास 2 का भाग इसमें कितना जाएगा? 7 बार। ठीक है, और ये तो 2 है ना, 2 का भाग इसमें 14 बार जाएगा ना। और ये है दोस्तों अपन 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार, और फिर इसमें देंगे तो 7 बार, तो 3 का भाग इसमें 6 में देंगे 2 बार। बचा कितना दोस्तों अपना? 7 इंटू 7 इंटू 7, नीचे बचे 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब बराबर 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 बटे में 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास? 7/2, यानी कि 3.5। एक ठोस धातु के लंबवर्ती बेलन का व्यास 32 सेमी, ऊंचाई 9 सेमी, इसे फैलाकर ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 घंटा होने वाला है क्या दोस्तों? अब 1 घंटा होगा, और मैंने लगभग आप लोगों को 30 से 35 क्वेश्चन करवा दिए। एक ठोस धातु लंबवर्ती बेलन का व्यास, बेलन का व्यास अगर अपने पास 32 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों अपने पास? 16 सेंटीमीटर है ना, और अपने OH दे रखा 9, इन ठोस धातु लंबवर्ती बेलन का व्यास और ऊंचाई दे रखी है, तो इसे फैलाकर ठोस गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों भाई बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और 1/4/3 पाई आर क्यूब, जिसको अगर यहाँ तक समझ में आ गया उसको टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। भाई गोले का पाई से पाई कैंसिल कर दो, और आर कितना देर का अपने पास? 16 इंटू एच कितना दोस्तों अपने पास? 9, और इधर 4/3 इंटू आर क्यूब। ठीक है, 4 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये? 4 बार, तो 4 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 3 बराबर आर क्यूब। देन इसको अगर अपन वर्गमूल करेंगे फिर घनमूल करेंगे तो कितना है दोस्तों? 64 इंटू 27, इधर कितना है दोस्तों? 64 इंटू 27 बराबर आर क्यूब। देन घनमूल करेंगे तो यहाँ पर कितना है दोस्तों? 4 इंटू 3 यानी 12। अपने त्रिज्या कितनी जाएगी दोस्तों इसकी? गोले की त्रिज्या जाएगी दोस्तों अपने पास 12। दोस्तों जो मैंने अभी कराया था आप लोगों को घन घनाभ बेलन गोला शंकु के जो अपने क्वेश्चंस करवाए थे वो 30-35 क्वेश्चंस हैं। इन 35 में से मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को सूत्र याद है ना, वो सारे सूत्र याद है, तो आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। मैंने फटाफट इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ सरसरी नजर से देखोगे इसके। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन में मुझे पहले लेना चाहिए था, पर मुझे पता है पहले कोई नहीं देखता। अगर अपना पास करंट अफेयर्स वगैरह जो क्वेश्चन इजी थे ना, अगर वो आ जाते करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 23 तारीख को, तो आप लोग, मुझे पता है गणित की कोई पढ़ के नहीं आता। पर कंडीशन ऐसी बन गई है अभी कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन हो पा रहे हैं आप लोगों से। अब गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे तो मैं मानता हूँ कि 10 क्वेश्चन में से कम 7 मिनिमम करके आ जाओगे आप। 7 से 8 मिनिमम कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर फिक्स आंसर होता है, अगर आपको सूत्र याद है क्वेश्चन करना है बस। ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर मुझे पता है करंट अफेयर्स वाले बहुत सारे सर है अभी, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिनकी धमकियां भी मेरे पास आ चुकी है कि आप लोग, आपने हमारे बारे में से कैसे लिख दिया कि हम करंट अफेयर्स के धुरंधर है, हमारा सिलेक्शन 10-10 वैकेंसी में हो रखा है ना।
तो उन्होंने उनके बच्चे भी ये कह रहे हैं कि हमारे करंट अफेयर्स समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग सोचो करंट अफेयर्स कितना टफ आ रहा है अभी, है ना। क्योंकि करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो उन्होंने गवर्नमेंट ने इस प्रकार से कर दिया कि अगर आप लोगों को हर लाइन पता होनी चाहिए प्रेजेंट टाइम की, तभी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब करते अपन बहुपद को, ठीक है। बहुपद व्यापक रूप से बहुपद का मान ये हो गया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य ए बी है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बहुपद एफ ऑफ एक्स से गुणनखंड होंगे, उस स्थिरांक के लिए इन प्रकार लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये अपने हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखो मूलक का योग क्या हो गया दोस्तों, मूलक हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अपने पास एक समीकरण होगी दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसको अपन इस प्रकार से लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो मूलक का योग होगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और मूलक का गुणा होगा अल्फा बीटा 2 माइनस सॉरी सी अपॉन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। शून्य ज्ञात कीजिए, बात खत्म। अरे इसको मैं करना नहीं है, इस क्वेश्चन को करना नहीं है, तो मान रख के देख लो भाई कौन सा उसको संतुष्ट कर रहा है, जिसका संतुष्ट करेगा वो उसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं 2 रखूंगा तो 2 4 तो 4 माइनस 4, इस 219 शो नहीं कर रहा है, 4 रखूंगा तो 416, और माइनस 2 रखूंगा तो 416, और माइनस 2 माइनस 8। ये तो अपने 416 कर दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो गया, और इधर 4 प्लस 4, ठीक है। तो इसका देखो आंसर रख लो, तो सोल्व कराया ही नहीं मैंने शून्य का, तो इसको मतलब हो गया अपने को मान संतुष्ट कराना है, इसका बात खत्म। ये है दोस्तों कि शून्य ज्ञात कीजिए, इसको दोस्तों शून्य को कुछ नहीं करना, अपने को ऑप्शन रख के बात खत्म करना है, ऑप्शन रख लो और क्वेश्चन को सोल्व कर लो, ठीक है। जैसे अपने को पता है कि 1/2 रखो, 1/3 रख के देखते हैं, 1/3 तो 1/2 सब में आ रहा है, -2 सब में आ रहा है, तो मतलब -2 सबका होगा, 1/3 रख के देखते हैं, 3 इंटू 1/3 का हो गया 1/9 प्लस 5/3 -2, ठीक है। तो 3 है ना, ये हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 5/3 -2, तो लेस लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस 5 -2, यानी कि 6/3 -2 बराबर 2 -2 बराबर 0। तो यानी अपने पास आंसर कौन सा आ गया 1/4 -2, इसका शून्य हो गया। इन बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए, बस शून्य ज्ञात करना तो सीधी सी बात है कि अपने को दोस्तों एक बार देखो एक रखे देखेंगे तो अपने इसके अंदर एक रखते हैं, तो क्या इसका शून्य को आ रहा है क्या मान, 0 आ रहा है क्या नहीं, तो ये इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों -2 0 -2 0, 0 रखने पर 0 आ रहा है, और -2 रखने पर दोस्तों -2 और स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2, यानी कि 4 इंटू 4 -16, यानी 16 -16 बराबर 0, आंसर आ गया। यानी ऑप्शन में से आप लोग उसको कर लेना। एक द्विघात बहुपद दे रखा है और जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल दे रखा है, यानी शून्य का योग क्या होगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा माइनस सॉरी सी अपॉन ए, ठीक है। तो -3 दे रखा है, तो -3 किसमें से आएगा दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए किसमें आएगा दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे इसको अंदर अपन माइनस बी अपॉन ए, इसमें रखो, इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों -3 अपॉन ए, तो ये आ गया -3 आ गया यहाँ से, तो ये अपना ऑप्शन हो गया। और गुणा कितना होगा दोस्तों सी अपॉन ए, सी का मान 2 और एक का मान 1, तो सी अपॉन ए का मतलब 2 आ गया, ठीक है। तो गुणा देखो इसमें से करेंगे सी अपॉन ए, ना सी का मान 2 एक का मान 1, ठीक है। द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्य का योग तो गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो 4 ज्ञात करना, तो एन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए 4 ज्ञात करना, तो 4 कहां से आएगा दोस्तों माइनस बी अपॉन ए है ना, तो 4 इससे भी आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, 4 सबसे आ रहा है ना दोस्तों। देखो एक ना यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं ना, ये दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आंसर तो अपने को एक ही निकालना है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं तो 2 ऑप्शन सेम हो, है ना, क्वेश्चन तो आ सकता है पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें 2 ऑप्शन सेम हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसमें भी 4 माइनस सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है दोस्तों, इसमें +4 आ रहा है, और इसमें भी अल्फा प्लस बीटा +4 आ रहा है, और इसमें भी अल्फा प्लस बीटा +4 आ रहा है, तो तीनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि मूलों का गुणा, यानी अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए क्या आना चाहिए, सी अपॉन एक मतलब हो गया 2/1 गलत, 2/1 गलत, ये आ रहा आंसर। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों अपने पास, उसके -4x + 1, ये अपना राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का मान तो सब में तीनों में सेम आ रहा है, प्लस अल्फा प्लस सॉरी अल्फा डॉट बीटा यानी मूलों का गुणा सी बराबर ए, सिर्फ इसी में आ रहा है 1, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया, ये अपने भाग दिए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैंने अपने YouTube पे करा रखे पहले ही, तो आप लोग इसको एक बार देख लेना, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा दी गई समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करना वही सेम टू सेम संतुष्ट कराना है, इसको संतुष्ट करा लोगे कि आप ऑप्शन से इसको
संतुष्ट करा लोगे क्या आप ऑप्शन इसको? देखो एक बार देखो, माइनस माइनस तो एक बार 5 रख के देखते एक बार, 5 रख के देखो तो 55 5 से 15 सॉरी 55 25 और 15 माइनस 10, ठीक है 5 संतुष्ट हो गया, 6 हो गया 36 माइनस 18 36 नहीं हुआ, 416 माइनस 12 ये भी संतुष्ट नहीं हुआ, 2 करेंगे तो 4 माइनस 6 ये भी संतुष्ट नहीं हुआ, ये संतुष्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 संतुष्ट हो रहा है इसके अंदर, माइनस 2 करेंगे तो 4 प्लस 6 माइनस 10, ठीक है ऑप्शन नंबर 1 संतुष्ट हो गया इससे। इसमें बोला है मूल ज्ञात कीजिए, तो संतुष्ट करा लोगे क्या आप बताओ मुझे? 1 2 3 1 भाई अपने पास 1 रखने पर हो रहा है 2 माइनस 5 प्लस 3 3 2 5, तो 1 रखने पर हो रहा है, 2 रखने पर हो रहा है 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2 माइनस प्लस 3 है ना, 8 माइनस 10 प्लस 3, 2 रखने पर नहीं हो रहा, तो 2 रखने पर भी नहीं हो रहा है, 3 रखने पर भी नहीं हो रहा, 1 रखने पर हो रहा है, तो 3 बटा 5 रख के देखते एक बार, ये रखो या ए रखो, ठीक है 2 इंटू 3 का 9 बटे 25 माइनस 5 इंटू 3 बटा 5 प्लस 3, 5 से 5 कैंसिल, और इधर देखते हैं अपन मान जुड़ा आता है क्या, और दिन 18 बटे 25 माइनस 3 बटे 3 प्लस 3, 3 माइनस 3 गया तो 0, 3 बटा 2 रख के देखते हैं एक बार इसमें, तो इसमें साथ में तो ये आया ही नहीं ऑप्शन, ठीक है एक मिनट ना इसको एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0, देन x बराबर x माइनस 2 माइनस 3 x, इधर कितना दोस्तों अपने पास 5 है ना, ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो गया माइनस माइनस 5 और इधर हो गया प्लस, ठीक है x माइनस, इधर अपने को x को लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 3 को लेंगे तो माइनस 3 तो कॉमन आएगा ही नहीं, इधर माइनस 3 तो कॉमन आएगा ही नहीं, ठीक है माइनस 3 तो इसमें कॉमन आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर एक टू एक्स उसके माइनस 5x प्लस 3, इसके अंदर दोस्तों 1 रखने पर तो संतुष्ट हो रहा है, तो 3 बटा 2 रख के देखते हैं एक बार, 2 इंटू 3 3 का 9 बटे हुए 4 माइनस 5 इंटू 3 बटे हुए 2 प्लस 3 बराबर 0, तो 2 से करेंगे 2 बार कट गए, तो 9 माइनस 15 बटे हुए 2 प्लस 3, ठीक है तो 9 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 6 माइनस 6 बटे 2 प्लस 3 माइनस 3 बटे 3, तो ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो संतुष्ट करा लो ना यार आप लोग, संतुष्ट करा लोगे क्या? देखते हैं एक बार, एक्स उसके प्लस 8x प्लस 7, तो एक रख के देखेंगे तो एक से तो पॉजिटिव से होगा नहीं है, एक से तो होगा ही नहीं, और वो भी नहीं होगा, माइनस 1 देखो माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस 8 प्लस 7, तो 1 से हो रहा माइनस 1 से हो रहा है, तो ये भी शायद राइट आंसर होगा 49 माइनस 7 8 56 प्लस 7, ठीक है ये हो गया माइनस 1 माइनस 7 इसका राइट आंसर होगा। मूलों की प्रकृति दोस्तों अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, तो अपने जो अपने द्विघात समीकरण होती है, तो उसका जो अपने को मूल ज्ञात करने की क्या होती है दोस्तों, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है बटे 2a, ऐसा एक फॉर्मूला अपने पास। अगर अपने को मूल्य की प्रकृति याद करें तो देखो मूल्य की प्रकृति कैसे याद करेंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है यदि 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे दोस्तों, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे दोस्तों, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और मूल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है और अगर ये लेस देन 0 है तो मूल क्या होंगे दोस्तों, काल्पनिक होंगे, ठीक है ये दे रखा दोस्तों, तो क्या करना दोस्तों, ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दे रखा है, ये बोल रहा है कि अपने को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करना है अपने को, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ये ज्ञात करना है, तो बी क्या है इसमें दोस्तों माइनस 6, ठीक है तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 2 और 3 सी का मान कितना 3, ठीक है तो 6 तरह का 36 माइनस 4 दूनी 8 8 दूनी 8 24 कितना 12, तो 12 दोस्तों 0 से बड़ा है, यानी कि मूल क्या होंगे दोस्तों, वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न भी होंगे, ठीक है अगर ये बोल देता कि ये 12 क्या है दोस्तों, यहाँ पर माइनस होता, माइनस 12 लेस देन 0 हो गया, ठीक है माइनस 12 लेस देन 0, तो वो क्या हो गया दोस्तों, मूल काल्पनिक होते हैं, मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, और अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो मूल क्या होता है दोस्तों, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मूल क्या हो जाते हैं, वास्तविक और समान हो जाते हैं। ये दे रखा दोस्तों एक बार, तो इसके अंदर भी दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, बी का मान कितना दोस्तों माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 3
और 4, ठीक है। तो 4 चौक सॉरी 4 को अपन 4 से गुणा करेंगे 16 इंटू 3 माइनस 4 3 12 4 चौक 48, ये ना 4 चौक 16 16 48 माइनस 4 AC, यानी 4 चौक 16 16 48, ठीक है। तो 48 इंटू 48 48 हो गया, तो बराबर जीरो आ गया, यानी मूल क्या हो गया दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर जीरो हो गए। तो मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर जीरो के बराबर है। और भिन्न भिन्न कब होंगे दोस्तों, जब ये जीरो से बड़ा होगा और लेस देन जीरो हो गया, तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, इकाई इकाई, ठीक है। इस संख्या का इकाई इकाई ज्ञात कीजिए दोस्तों, 16 24 का इकाई इकाई ज्ञात कीजिए। जब 24 दे रखा है दोस्तों, इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 4, तो 4 हो गया इसके अंदर। तो क्या क्या इनका ज्ञात करना, तो 4 की होल पावर 24 लेके क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया, तो 4 की होल पावर 4 कर लो इसको, जो बचेगा आंसर वही करना है अपने को। 4 के बाद जो आंसर अपने पास शेषफल बचेगा वही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 416 इंटू 16, ठीक है, 36। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने पास, 6 का इकाई अंक हो जाएगा। ये दोस्तों एक इकाई अंक याद करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में इकाई अंक ये आ गया दोस्तों। 2 को अगर अपन 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, 10। 10 के बाद में क्या आता है दोस्तों, अगर अपन 10 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, 10 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तो उसमें इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, 7 3 9, 7 3 क्या देखा दोस्तों, 7 3 7 9 5 1 9 1 3 दोस्तों, इसमें 5 आ रहा है कहीं पे, हाँ ये रहा 5 आ रहा है। क्या इसमें 2 आ रहा है क्या, अगर 5 को अगर अपन सम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, क्या आता है दोस्तों, अगर अपन 5 को सम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, बताओ मुझे, जीरो आता है लास्ट के अंदर, आता है 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 5 को 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, सब में एक जीरो आ रहा है, लास्ट में जीरो आ रहा है। तो अगर 5 के सब में देखो विषम अंक आ रहा है, सब में विषम है, सब में विषम है, सब में विषम है, अगर 5 को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो लास्ट में क्या आएगा, 5, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 5 आएगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। विषम संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्या, है ना, सभी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल दोस्तों, सभी विषम, देखो विषम कौन सी, 1 3 5 7 9 11, तो दोस्तों ये विषम, देखो विषम हो गया 1 3 5 7 11 13, विषम अभाज्य संख्या ना, जिसमें सिर्फ उसी का और एक का भाग जाता है, तो सबको गुणा करोगे भाई, क्योंकि किसी भी संख्या गुणा कर लो, अगर 1 5 आ गए इसमें, तो लास्ट में अंक क्या बचेगा, 5 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो विषम संख्या से, तो लास्ट में अंक क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, सभी अभाज्य संख्या, देखो दोस्तों 2 एक सम अभाज्य संख्या, 2 के बाद में 3 5 7 11, अब डेट करते कितने बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 2 आ गया और 5 आ गया, इनको दोनों को गुणा करने पर लास्ट में बचेगा 10, और 10 का बाद में आएगा जीरो, तो लास्ट में अंक इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों, जीरो। ये 9 की होल पावर 64 दे रखा है, तो 9 की होल पावर 64 में 4 का भाग देंगे, 64 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4। अरे पूरा पूरा भाग जा रहा है, पर पूरा भाग नहीं देकर अपन लास्ट में क्या बचेंगे दोस्तों, 4, तो 9 की होल पावर 4, ठीक है। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 81, इकाई अंक कितना दोस्तों, 1, इकाई अंक कितना दोस्तों इसका, 1। दोस्तों क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों क्लास खत्म हो चुकी है, और दोस्तों क्लास खत्म हो चुकी है, और जिस बच्चे को अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे बता देना। ये स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए मेरी लास्ट क्लास थी, आगे भी इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, ठीक है। और कल का पेपर आप लोग अच्छे से देना, मैंने खूब कोशिश की है, मेरे बुकलेट से लगभग पूरे में से पूरे क्वेश्चन आप लोगों के मिल गए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि पूरे राजस्थान में दोस्तों, पूरे राजस्थान में बता रहा हूँ मैं, किसी अकेले की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान में दोस्तों मैंने 65 क्लासें ली हैं स्कूल व्याख्याता के लिए, स्कूल व्याख्याता जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए मैंने 65 क्लासें ली है। और ऐसे 65 क्लासें लेना किसी भी टीचर्स के लिए मुश्किल काम है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट के लिए, है ना, मैंने 4 टॉपिक मैंने पढ़ाए, 4 टॉपिक, उसके लिए 65 क्लासें लेना किसी भी टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। और इसी के साथ साथ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इसकी एक बुकलेट भी बनाकर दी है, जिसमें हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी था, और उसी क्वेश्चन बुकलेट से दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए, है ना, इसी बुकलेट से सारे क्वेश्चन मिल गए, इसी बात की मुझे खुशी है, मेरा पहला ही एग्जाम था ये, इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, ये क्लास आप लोग आराम से देख लेना, थैंक यू।